हेलो स्टूडेंट्स। तो रूट ऑफ स्टडी पर आज हम एस.सी. वर्मा सर का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सेकंड चैप्टर है हमारा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स का हमें सॉल्यूशन करना है और उसको समझना है। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चंस इजीली सोल्व करना है बोर्ड पर। बाय प्रैक्टिस हम सोल्व करते रहेंगे जैसे ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाए। और इसके साथ ही जहाँ भी आपको नीड पड़े तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम इसमें सबसे पहले आपको पता है कि इसमें 3 टाइप्स क्वेश्चंस हैं। एक तो आपको पता ही है कि तो वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर। एक है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेकंड टाइप, और थर्ड है इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम तीनों टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पहले ले लेते हैं हम इसके जो शॉर्ट आंसर हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, पहले उन्हें सोल्व करते हैं, उसके बाद करेंगे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव सेकंड, और आफ्टर दैट इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी कुछ नहीं है। और जहाँ भी कहीं डाउट है तो आप हमें बताते रहें, तो हम और भी उसको जो आपका डाउट है ना उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर सेकंड है, जिसमें है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, और हम जो अब ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर। ठीक है, पहले हम उसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर। चलिए जी, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 सिंगल क्वेश्चंस। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, रीड करते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर समझते हैं और उसके बाद करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इज अ वेक्टर नेसेसरली चेंज इफ इट इज रोटेट थ्रू एन एंगल। ये कह रहा है कि अगर किसी वेक्टर को रोटेट कर दें तो क्या वो चेंज हो जाएगा। हाँ, देखते हैं जरा इसको कंसेप्ट से समझकर। ठीक है, जैसे सपोज करो ये एक हमारा वेक्टर है ए, और ये यहाँ पर θ1 एंगल पर है, और इसको हम और रोटेट कर दें इधर θ2 एंगल पर, तो क्या ये चेंज हो जाएगा? हाँ यस, चेंज हो जाएगा भाई, डायरेक्शन चेंज होगी इसकी। देखो पहले θ1 एंगल था, अब θ2 एंगल हो गया, तो इसका जो बिल्कुल सिंपल आंसर है यस, वेक्टर चेंज होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं, क्वेश्चन समझना है भाई। आपको पता चल रहा है एंगल पहले θ1 था, अब θ2 हो गया, तो चेंज हो गया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है ऐसे, तो वेक्टर चेंज हो गया। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा कि इज इट पॉसिबल टू ऐड 2 वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट 0। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2 अनइक्वल वेक्टर हैं और उन्हें हम ऐड करें और 0 आ जाए। अरे पॉसिबल ही नहीं है भाई, ऐसे कैसे पॉसिबल है बताओ। अनइक्वल है, ठीक है, अनइक्वल में जैसे एक 2 हो और एक 3 हो, अब इनको हम ऐड करके 0 कैसे ला सकते हैं? 0 नहीं ला सकते, सेम वेक्टर होने चाहिए। 2 और -2 हो तो हम सिंपल सा समझ में आ रहा है भाई, -2i + 2i ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर अनइक्वल है, यानी उनका अनइक्वल है, यानी एक 2 एक 3 है, चाहे बेशक प्लस माइनस इन्हें कर लें, क्या हम ऐड करने पर 0 ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो इसका पहले का पार्ट का तो आंसर नो है भाई, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। और इसमें सेकंड भी बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट 0। हाँ, इसको देखना पड़ेगा कि भाई 3 वेक्टर्स हैं और इक्वल हैं और उन्हें ऐड करके 0 लाया जा सकता है। 3 है और इक्वल है। देखिए सपोज करो एक वेक्टर ए ले लो, इधर एक वेक्टर इधर लो ए बी, तो एक सी, और तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 120, और ये भी 120। ठीक है, तो अब इनको ऐड करने पर क्या 0? आपको पता है जब भी हम कोई 2 वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो हमें लॉ लगाना पड़ता है और रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, सिंपल सा, जो आपको पता है कैसे होता है, a² + b² + 2ab cos θ। तो अगर हम इन दोनों वेक्टरों को ऐड करें तो इनका रिजल्टेंट आपको समझ में आ रहा है, वो इधर ही आएगा, बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट बीच में, ऐसे ऐसे ही आएगा ना भाई। इन दोनों को ऐड करोगे तो इनका मैग्नीट्यूड किधर आएगा? इधर आ जाएगा, सिंपल है। और अब ये और ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, अगर ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, सेम के हो गए, तो ये 0 हो जाएगा। हाँ, ये तो पॉसिबल है भाई। तो कब पॉसिबल है आपको समझ में आ गया? जब 3 वेक्टर्स कितने डिफरेंट, मतलब उनके बीच में कितना एंगल हो, 120 हो, तो पॉसिबल है। ठीक है,
तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा आपका कि इज इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट 0। हाँ बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कंडीशंस कि उनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 120 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डज द फ्रेज डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर हैव फिजिकल सिग्निफिकेंस डज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फोर्स एटसेट्रा। ये कह रहा है डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, तो ठीक है, जो जीरो वेक्टर होता है ऐसे लिखते हैं हम, तो इसकी डायरेक्शन का तो कोई रोल होता ही नहीं है भाई, जीरो वेक्टर है, डायरेक्शन तो इनसिग्निफिकेंस है, डायरेक्शन का तो कोई रोल नहीं होता। लेकिन हम इसे जीरो नहीं बोल सकते, ये भी समझ में आ रहा है हमें, भाई जीरो थोड़ी ना बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो अब इसका कोई सिग्निफिकेंस है, डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब ये कह रहा है कि फोर्स है, अब जैसे फोर्स है इन डिस्क्रम ऑफ वेलोसिटी एंड फोर्स, तो वेलोसिटी, अब जैसे सपोज करो वेलोसिटी है कोई भी, अब इसको हम जीरो ऐसे बोल रहे हैं, तो वेलोसिटी और जी, तो इसका कोई टर्म्स मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है। फोर्स जीरो है तो हम उसे जीरो वेक्टर थोड़ी ना बोलेंगे, जीरो बोल देंगे डायरेक्टली। भाई फोर्स का अगर हमें मैग्नीट्यूड जीरो लिखा है तो जीरो वेक्टर बोलेंगे, जीरो बोल देंगे, हम जीरो बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है इसका डायरेक्शन का, तो ये सिग्निफिकेंस नहीं है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। कैन यू एड 3 यूनिट्स वेक्टर टू गेट ए यूनिट वेक्टर। कैन यू एड 3 यूनिट वेक्टर, हम 3 यूनिट वेक्टर को ऐड करें और यूनिट वेक्टर आ जाए, पॉसिबल है, हाँ आ सकता है, ठीक है। कैन यू ऐड 3 यूनिट वेक्टर टू गेट ए यूनिट वेक्टर, बिल्कुल। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, आई, जे और माइनस आई, अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, जे बचेगा हमारे पास, और जे क्या है, यूनिट वेक्टर, तो पॉसिबल है, ठीक है। और सेकंड क्या कह रहा है कि इफ 2 यूनिट वेक्टर्स आर अलोंग द कोऑर्डिनेट, डज योर आंसर चेंज इफ 2 यूनिट वेक्टर्स आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ही है ये, आंसर चेंज नहीं होगा। देखिए ये प्लस आई है और इधर क्या है, माइनस आई, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर भी है, और इनका आंसर कितना आ रहा है ऐड करने पर, यूनिट वेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैन वी हैव फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विच आर नॉट वेक्टर। ठीक है, ये कह रहा है कि क्या ऐसी भी क्वांटिटी है हमारे पास जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर नहीं है। हाँ है क्वांटिटी, करंट, करंट पढ़ा है आपने, करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, यस, डायरेक्शन भी होती है, हाँ डायरेक्शन भी होती है। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये रियलिटी में टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है, टेंसर क्वांटिटी इनको बोलते हैं हम, जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, लेकिन वो वेक्टर को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर को भी फॉलो करे, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो करंट है, प्रेशर भी टेंसर में ही आता है। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटी है हमारे पास जिनमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। विच डू द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट इज मोर एप्रिशिएट, यानी 2 आपको ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा एप्रिशिएट ज्यादा करता है। तो देखो फर्स्ट को पढ़ते हैं पहले। 2 फोर्सेज आर एडेड यूजिंग ट्राइंगल रूल बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 2 फोर्सों को एडेड करते हैं ट्राइंगल लॉ से बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब 2 फोर्सों को हम ट्राइंगल लॉ लगाते हैं इसलिए कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर सेकंड ऑप्शन है हमारा, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज 2 फोर्स आर एडेड यूजिंग ट्राइंगल लॉ। भाई ट्राइंगल लॉ कब यूज करते हैं, ट्राइंगल लॉ हमें यूज करना होता है जब 2 वेक्टर क्वांटिटी को हमें ऐड करना होता है। ठीक है, तो 2 वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना है, तो फोर्स को हम ट्राइंगल लॉ से यूज ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है।
आ रहा है समझ में भाई। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम उसी ट्रायंगल लॉ को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल लॉ यूज फॉर एडिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है, सही है, ज़्यादा अप्रिशिएट है। तो सेकंड जो है आपका वो अप्रिशिएट हो गया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। Can you add two vectors representing physical quantities having different dimension? ये कह रहा है कि दो डिफरेंट, आपका क्या कह रहा है कि कैन यू एड टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। डिफरेंट डायमेंशन की दो वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। अब सपोज करो एक मीटर है और एक फोर्स है, हम इन्हें ऐड कैसे कर देंगे भाई? नहीं हो सकती है। फोर्स रहेगी, मीटर मीटर रहेगा। केजी मीटर है तो केजी मीटर को हम ऐड थोड़ी ना कर सकते, तो केजी प्लस मीटर ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते भाई, डिफरेंट क्वांटिटीज है। तो सिंपल है कि कैन यू टोल टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन? नो, नहीं ऐड कर सकते भाई, अलग ही अलग है वो दोनों। फिर कह रहा है उनसे कैन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन? मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनकी भाई, समझ में आ रहा है ना? कि जैसे फोर्स है, एक तो फोर्स हो गई और एक सपोज करो वेलोसिटी है, कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, अब इन्हें हम ऐड करें तो ऐड कैसे कर सकते हैं? ऐड नहीं कर सकते भाई इनको दोनों को। फोर्स प्लस वेलोसिटी ऐसे तो ऐड हो ही नहीं सकती है, अलग अलग क्वांटिटी है, ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगी? ठीक है, नहीं हो सकती है। अब कह रहा है क्या इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मल्टीप्लाई में वेक्टर हो सकता है? हाँ, मल्टीप्लाई में तो हो सकता है। देखिए टॉर्क इजिकल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मल्टीप्लाई करें तो एक नई क्वांटिटी बनती है जो वेक्टर होती है। हाँ, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है और एडिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ते हैं कैन ए वेक्टर हैव जीरो कंपोनेंट्स अलोंग ए लाइन एंड स्टिल हैव नॉन जीरो मैग्नीट्यूड? कैन ए वेक्टर हैव जीरो कंपोनेंट्स अलोंग ए लाइन एंड स्टिल हैव मैग्नीट्यूड? मतलब एक वेक्टर ऐसा लिखना है जिसके जीरो कंपोनेंट्स हो लेकिन मैग्नीट्यूड हो। पॉसिबल ऐसा? बना लीजिए एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एग्जाम्पल बनते हैं। सपोज करो ए कोई वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है 2i कैप प्लस 0j कैप, और लिख लीजिए प्लस 0k कैप, लिख सकते हैं भाई 2i कैप प्लस 0j प्लस 0k। और नंबर ऑफ लिख सकते हैं हम, बी वेक्टर ले लीजिए, बी वेक्टर में लिख लीजिए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। अब देखिए ये तो समझ में आ रहा है कि जीरो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। हाँ, जीरो तो कंपोनेंट्स हो गए इसके। क्या इनका मैग्नीट्यूड जीरो है? नहीं, मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा इसका। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका आपका समझ में आ रहा है 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि कंपोनेंट जीरो हैं। क्लियर है? तो एक तो ये कह रहा था कि कैन ए वेक्टर हैव जीरो कंपोनेंट्स अलोंग ए लाइन एंड स्टिल हैव नॉन जीरो मैग्नीट्यूड? यस, पॉसिबल है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? लेट E1 and E2 be the angles of the made A and minus A with the positive x-axis so that tan E1 equal to tan E2, thus giving tan does not uniquely determine the direction of A। ठीक है, ये बोल रहा है कि x-axis ऐसे बना लें। ठीक है, x डैश, यहाँ पर हम एक वेक्टर बना लेते हैं ऐसे करके, और ये एंगल हो गया अब तुम्हारा। ठीक है, सर E1 मान लें, और ये आपको समझ में आ रहा है ये कितना हो गया? ये हो गया 180 माइनस E1। जब ये E1 है तो ये भी E1 हो गया। ठीक है भाई, ये E1 है तो ये भी E1 हो गया। तो
और इक्वल एंड अपोजिट। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं दोबारा। लेट E1 एंड E2 विद द स्ट्रेट एंगल ऑफ -a। ठीक है, ये E2 है, इसे मान लेते हैं +a और इसे मान लेते हैं -a। ठीक है, ये E1 है, ये E2 है। तो हम लिख सकते हैं इसे सिंपल कि ये कितना होगा, ये एंगल tan E1 इज इक्वल टू tan 180 माइनस E2। भाई यहाँ से और यहाँ तक ये एंगल कितना होगा, इसमें से घटाएंगे तो ये पूरा 180 हो जाएगा, 180 माइनस E2। तो इसे लिख सकते हैं tan E1 इज इक्वल टू tan 180 माइनस E2। तो tan E1 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है। तो tan E1 इज इक्वल टू tan E2 लिख सकते हैं। और क्या कह रहा है, ये सिंपल है, ये तो हो गया आपका। और सेकंड कह रहा है सो दैट थस गिविंग tan डज नॉट यूनिकली डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए। हाँ, डायरेक्शन की कोई रोल नहीं है यहाँ पर। देखिए, ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन के लिए कोई रोल नहीं है। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं हम इसे। अरे समझ में भाई, ये E1 है, जो अगर ये E1 है तो पूरा रोटेट करोगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan E1 इज इक्वल टू tan E2। ये है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इज द वेक्टर सम ऑफ द यूनिट वेक्टर आई जे इज यूनिट वेक्टर, इफ नो कैन यू मल्टीप्लाई बाय दिस सम ऑफ ए स्केलर नंबर। भाई आई और जे को ऐड करके क्या यूनिट वेक्टर आ सकता है, आई और जे को ऐड करके यूनिट वेक्टर तो नहीं आ सकता, सिंपल है। हाँ, इनका मैग्नीट्यूड निकालें तो इसका 1 और इसका 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और दैट इज 1 का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड तो मिल सकता है हमें, लेकिन यूनिट वेक्टर तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो वो कह रहा है नो। अब हम इसमें ऐसे कि मल्टीप्लाई करें तो यूनिट वेक्टर बन जाए, हाँ ये पॉसिबल है। तो इसमें 1/√2 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो देखो 1/2 प्लस 1/2 वो 1 बन जाएगा, तो उसे हम बोल सकते हैं यूनिट। ठीक है, तो यह पॉसिबल है। तो अगर यूनिट वेक्टरों को ऐड करें इन दोनों को, आई और जे को, तो क्या यूनिट वेक्टर आएगा, नो। और अगर हम इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें यूनिट वेक्टर बन जाए, तो 1/√2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा वापस घूमकर। तो यह है क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इफ ए इक्वल्स टू 3i + 4j, तो राइट 4 वेक्टर्स बी सच दैट ए नॉट इक्वल टू बी बट ए इक्वल टू बी। ठीक है, नॉट ए इक्वल टू बी। अब बी वेक्टर ऐसा लिखना है कि वो इसके इक्वल तो है नहीं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम आए, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेक्टर है। भाई वी को लिख लीजिए -3i + 4j। देखिए इक्वल तो है नहीं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यानी 5 ही आएगा, इसका भी 5 ही आएगा। और भी लिख सकते हैं हम 3i - 4j, क्या है आपस में इक्वल है, नहीं आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, सही है। और भी लिख सकते हैं हम, हाँ और भी लिख सकते हैं इसको हम कि -3i + 4k, क्या ये ए और बी इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है। और भी लिख सकते हैं, और भी लिख लीजिए 3i - 4k। ठीक है, जे और के टर्म्स में लिख दीजिए। नंबर ऑफ वेक्टर्स लिख सकते हैं, आपको केवल 4 लिखने हैं। ठीक है, जो इक्वल नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका इक्वल ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कैन यू हैव A क्रॉस B इज इक्वल टू A.B। ठीक है, A क्रॉस B इज इक्वल टू A.B। ये कह रहा है क्या ये इक्वल है, A क्रॉस B इज इक्वल टू A.B। नहीं, इक्वल नहीं होते हैं। आपको पता है कि A क्रॉस B वेक्टर क्वांटिटी है और A.B A स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। वेक्टर इक्वल स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो नो आंसर, भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। A क्रॉस B आपको पता है वेक्टर और A.B स्केलर होता है, तो ये इक्वल नहीं है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कह रहा है इफ A नॉट इक्वल टू 0 और V नॉट इक्वल टू 0, व्हाट इफ 1 इफ द 2 वेक्टर इज 0। अब कह रहा है A और B
ठीक है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अब वो कह रहा है ए नॉट इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल 0 एंड बी नॉट इक्वल 0, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर इनमें से एक 0 हो जाए, इफ 1 इज 0, कोई सा भी एक 0 कर दे तब पॉसिबल है इसमें से, ठीक है, तो तब यस है, अदरवाइज दोनों नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो देखिए ए क्रॉस बी होता क्या है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 0, भाई ये पार्ट 0 करना है तो साइन थीटा की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। साइन थीटा की वैल्यू 0 बस दो ही केस में हो सकती है, एक तो 0 और एक 180, यहाँ पर अभी 0 और 180 पर, ठीक है, 0 और 180 पर हो तो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पार्ट 0 हो जाएगा, सही है। अब वो कह रहा है इसमें आगे पूछ रहा है कि ए इक्वल बी, ए इक्वल बी का क्या मतलब है, पैरेलल, हाँ पॉसिबल है भाई, मतलब ए और बी के बीच में कितना एंगल हो, 0, तो ये पैरेलल है तो पॉसिबल है। और 180 ए ऐसे और बी ऐसे, क्या एंटी पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल 180 है, यानी ए और बी आपस में इक्वल नहीं होंगे, हाँ बिल्कुल है, तो दोनों पॉसिबल है, यस, यानी ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तो हमारा कंसेप्ट फर्स्ट आपकी शॉर्ट आंसर के लिए, और आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम ऑब्जेक्टिव फर्स्ट और ऑब्जेक्टिव सेकंड कराएंगे और आफ्टर दैट इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। इसी तरह से हम पूरी चैन को लेकर चलेंगे और एससी वर्मा जो फिजिक्स है आपकी, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसके फुल सॉल्यूशन डालेंगे। आफ्टर दैट डीसी पांडे को भी स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे। तो हर चीज़ जितना भी पॉसिबल है हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे, बस आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और जो आपका टारगेट है आप उसे अचीव करते रहें। ऑल द बेस्ट।